नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम से अच्छी चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमने इन प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत की है। इससे पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और उनमें काफी बेहतरीन क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया था। आज नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, तो शुरुआत करते हैं इन प्रैक्टिस सेटों की। और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इन प्रैक्टिस सेटों की। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। पहले संख्याओं में जो अनुपात दे रखा है, इनिशियल जो अनुपात है वह क्या दे रखा है? 9:16। कितना दे रखा है? 9:16। और फाइनल कितना हो जाता है? 2:3। तो जो फाइनल रेशियो है वह कितना हो जाता है भाई? 2:3 हो जाता है। बट ये कब हो जाता है? जब प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाता है। इसका मतलब इसमें भी 15 जोड़े गए और इसमें भी 15 जोड़े गए। तो यहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। तो 9 तिया 27 और 16 दूनी 32। तो हम क्या लेते हैं? यहां पे डिफरेंस लेते हैं। तो 32 में से जब 27 घटाएंगे तो 5 रेशियो का अंतर आ गया दोनों में। अब यहां भी नीचे अंतर देखेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो यहां जो अंतर रहने वाला है वह कितना रहने वाला है? यहां जो अंतर रहने वाला है वह रहने वाला है आपका 15। कितना रहने वाला है? 15। तो 5 रेशियो के बराबर 15। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 9 तिया 27। यहां पे जो पहली संख्या होगी वो 27 होगी और जो दूसरी संख्या होगी 16 तिया 48। तो पहली और दूसरी संख्याएं पूछी गई हैं। तो 16 और 48 कितनी होंगी? 16 और 48। तो 16 और 48 यहां पे ये 9 तिया 27 और 48, सॉरी 27 और 48। सेकंड ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो भाई क्या किया गया, एक बार फिर से समझें कि यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया। पहले जो अनुपात था वह कितना था? 9:16 था और फाइनल कितना हो गया? 2:3। बट कब हो गया? जब दोनों संख्याओं में 15-15 जोड़ा गया। तो हमने पहले तो यहां का डिफरेंस लिया। तो 9 तिया 27 और 16 दूनी 32। तो यहां पे दोनों का जो अंतर रहने वाला है 32 और 27 का जो अंतर रहने वाला है वह कितना रहने वाला है? 5 रेशियो का। कितना रहने वाला है? 5 रेशियो का। ठीक है भाई। तो यहां पे जब अंतर लिया तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। यहां पे जो अंतर रहेगा वह कितना रहेगा? 15। तो 5 रेशियो के बराबर 15। तो 1 रेशियो की वैल्यू 3। तो यहां से 9 रेशियो की वैल्यू 9 तिया 27 और 16 रेशियो की वैल्यू 16 ती 48। तो 27 और 48 संख्या कौन सी है? 27 और 48। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन। ए सुबह 7:30 पर अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये होनी चाहिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू करता है। तो ए सुबह 7:30 बजे 8 साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू करता है। 30 मिनट बाद साइकिल सवार बी उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू करता है। बी किस समय ए से आगे निकलेगा? तो भाई कुल मिला के ये बी ए से कम मिलेगा। तो भाई जब दो व्यक्ति एक ही स्थान से यात्रा प्रारंभ करें और जब वो मिलें तो उनके द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी। क्या होगी? दूरी बराबर होगी। ठीक है भाई। तो जब दूरी बराबर होगी तो अगर हम इनके चालों का अनुपात लें तो पहला व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है और दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का रेशियो कितना है भाई? स्पीड का रेशियो बनेगा 8:10। इसका मतलब यहां से 4:5 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इनके द्वारा जो समय लगेगा
समान दूरी तय करने में वह कितना लगेगा, 5:4। तो समय क्या हो जाता है भाई, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, जब दूरी समान हो तो चालों को उल्टा करने पर समय का अनुपात। इसका मतलब दोनों के समयों में अंतर है वह कितने का है, 1 रेशियो का। कितने का अंतर है, 1 रेशियो का। और यहां पे जो समय का अंतर है, ए कितने बजे चला है, 7:30 बजे चला है, और 30 मिनट बाद बी भी चला है। तो दोनों के समय में कितने का अंतर है, 30 मिनट का। तो 1 रेशियो के बराबर 30 मिनट हो गया। तो यहां से भाई अगर बी की बात की गई है कि बी किस समय 1 से आगे निकल जाएगा, तो बी को कितना टाइम लगने वाला है, 30 चौके 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटे होते हैं। और इसने अपनी यात्रा कब स्टार्ट की थी, बी ने 30 मिनट बाद, मतलब 8 बजे। तो 8 बजे जब यात्रा शुरू की और उसमें 2 घंटे और जुड़ जाएंगे, तो वह 10 AM पर, कितने AM पर, 10 AM पर बी क्या है, ए को पकड़ लेगा या उससे आगे निकल जाएगा। तो भाई 10 बजे क्या करेगा भाई, ये इससे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दोनों की चालों का अनुपात बनाया। तो दोनों की चालों का अनुपात कितना बना, 4:5। तो भाई समय का अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो चालों का अनुपात 4:5 था, तो समय का अनुपात 5:4 हो गया। और यहां पे जो समय में अंतर आया वो कितने का आया, 1 रेशियो का। और यहां ए और बी के समय में जो अंतर था वह कितने मिनट का था, 30 मिनट का। तो 1 रेशियो के बराबर 30 मिनट। तो यहां से भाई बी का टाइम कितना है, बी को टाइम लगेगा 30 चौके 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। और वह चला कितने बजे होगा, 8 बजे। तो 8 के बाद 2 घंटे में उसे पकड़ लेगा, तो 10 बजे। तो टाइम क्या है, 10 बजे। ठीक है, तो समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए है, तो भाई 3 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 225 रुपए है, तो 3 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो 1 साल का भाई साधारण ब्याज कितना होगा, 75 रुपए। कितना होगा, 75 रुपए। और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई, 153 रुपए है। कितना है भाई, 153 रुपए है। तो यहां से अगर हम बात करें तो 2 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, पहली और दूसरी साल की 75 और 75 रुपए हो गई। यहां पे हम टेबल मेथड यूज करने वाले हैं। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपए और 75 रुपए, क्योंकि 1 साल का कितना है, 75 रुपए। तो साधारण ब्याज हो जाएगा पहली साल का भी 75 और दूसरी साल का भी 75। और 2 वर्ष का सीआई कितना हो रहा है, 153। और ये कितना हो गया, साधारण ब्याज 150 हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए हो गया। तो यहां भाई ब्याज पे जो ब्याज लगा वह कितना लग गया भाई, 3 रुपए। अब 3 रुपए अगर ब्याज पे ब्याज लगा तो 3.75 का कितने परसेंट है। तो यहां से अगर हम देखें 3.75 का कितने परसेंट होने वाला है भाई, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो रेट कितनी आ गई भाई, 4%। कितनी आ गई, 4%। ठीक है भाई। अब 4% जो रेट होती है वही तो वही ब्याज बनती है, रेट और टाइम का गुणनफल। तो 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ी वह कितनी बढ़ी, 75। कितनी बढ़ी, 75। तो भाई 4% ब्याज बढ़ता है 1 साल में, तो 4% के बराबर 75 है। तो भाई हमारा धन होता है, मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% बनाने के लिए 25 का इधर गुणा कर दें और 25 का इधर गुणा कर दें। तो यहां से जो मूलधन है वह कितना रहने वाला है, 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 सत्ते 175, 175 और 12 187। ठीक है भाई। तो यहां से जो मूलधन बनने वाला है वह कितना बनने वाला है, 1875 रुपए। तो एक बार फिर इस बात को समझें कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए था, तो यहां से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनेगा, 75 रुपए। 3 से डिवाइड कर लिया। अब 75 और 75 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 150। और यहां क्या कहा गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है। इसका मतलब ये 3 रुपए दूसरे साल ब्याज पर क्या लग जाता है, ब्याज लग जाता है। पहले साल पे, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लग गया। तो यहां से 3 रुपए 75 का कितने परसेंट है, 4%। तो रेट कितनी हो गई भाई, 4%। अब इस 4% की वजह से ही तो 75 रुपए प्राप्त हुए भाई। 1 साल का जो दर है
वो कितना है 4%, और इस 4% से जो साधारण ब्याज बना हुआ है कितना बना 75 रुपए, तो 4% के बराबर 75, तो यहां से धन हमारा कितना होता है 100% होता है। तो 100% बनाने के लिए हमने क्या किया, 25 का इधर गुणा कर लिया और 25 का इधर कर लिया, तो 25 चौके 100%, तो 100% बराबर कितना बनेगा 1875। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके भीतर किसी बिंदु से, तो कहीं भी बिंदु यहां पे स्थित है P, इससे तीनों पे क्या डाल दिए गए, लंब डाल दिए गए, तीनों भुजाओं पे लंब डाल दिए गए। ठीक है भाई, तीनों भुजाओं पे क्या डाल दिए गए, लंब। तो तीनों भुजाओं पर लंब डाल दिए गए, इनकी लंबाई क्रम से कितनी है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई का योग त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। तो जो हाइट होगा वो क्या होगा, डाले गए तीनों लंबों के योग के बराबर। तो P1, P2 और P3, तो यहां से जो हाइट निकलेगी वह कितनी निकलेगी 5 + 10 + 15, तो ये हो जाएगा 15, 10, 25 और 5 30 सेंटीमीटर। तो यहां से जो हाइट रहने वाली है समबाहु त्रिभुज की वह कितनी रहने वाली है 30 सेंटीमीटर। तो कभी भी किसी भी समबाहु त्रिभुज में के मध्य के अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए तो हमेशा जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वह तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों के लंबाई के योग के बराबर होती है। तो तीनों डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग कर दिया तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और ये ही इसकी हाइट बनेगी। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या रहने वाली है 30 सेंटीमीटर। तो समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाले आदमी के स्थान पर एक नया आदमी जुड़ जाता है, तो उस आदमी का भार क्या होगा। तो भाई 56 किलोग्राम वाला आदमी क्या हुआ है, निकला है, और उसकी जगह कोई नया आदमी आया है, और नए आदमी के आने से उसके औसत में वृद्धि हुई है। इसका मतलब वह ज्यादा वेट का व्यक्ति आया होगा, तब क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर कम वेट का व्यक्ति आता, कम वजन का व्यक्ति आता, तो उसके औसत में वृद्धि नहीं होती। तो भाई 2.5 किलोग्राम वजन सब 8 व्यक्तियों पे अगर बढ़ेगा तो 2.5 × 20 किलोग्राम ज्यादा वजन वाला व्यक्ति चाहिए। कितना चाहिए, 20 किलोग्राम ज्यादा वजन वाला व्यक्ति चाहिए। तो भाई पहले कितने का निकला है 56 किलोग्राम वाला निकला है, तो 56 में अगर 20 ऐड कर दोगे तो 76 किलोग्राम वाला नया व्यक्ति चाहिए। कितने किलोग्राम वाला, 56 किलोग्राम वाला। ठीक है भाई, 8 व्यक्तियों का औसत अगर 2.5 किलोग्राम बढ़ गया है, तो भाई अगर 2.5 किलोग्राम 8 व्यक्तियों पर बढ़ेगा तो 20 किलोग्राम वजन ज्यादा वाला व्यक्ति चाहिए। तो 56 वाला अगर वहां से निकला है तो कितने वाला आएगा 76 वाला। ठीक है, तो 76 किलोग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए ने एक कंप्यूटर 40,000 रुपए में खरीदा और बी को 4% की हानि पर बेच दिया। ठीक है भाई, तो ए ने खरीदा है 40,000 रुपए का, ठीक है भाई, और बी को बेचा है 4% के लॉस पे। तो भाई एक जीरो दबाते हैं इसका तो कितना निकलता है 10%, और एक और जीरो दबा दो तो 1% निकल आता है। तो जब 1% इसका 400 है, 1% कितना हो गया 400, तो 4% कितना हो जाएगा भाई 4 चौक 1600, कितना मतलब 1600 के लॉस से बेच दिया। ठीक है भाई, तो जब 1600 के लॉस से इसे बेचेगा तो 38,400 रुपए में बेचेगा। तो बी को ये जो कंप्यूटर बेचा गया है वह कितने में बेचा गया है 38,400 रुपए में। ठीक है भाई, जब 38,400 में इसे बी ने खरीदा, आगे क्या कहा गया है कि यदि बी ने उसे 40,320 रुपए में सी को बेच दिया। अब इसने सी को जो बेचा है वह कितने में बेचा है 40,320 रुपए में। तो भाई बी को कितना लाभ हुआ, तो 38,400 वाली 40,320 में बेच दी, तो 16 और 3 1920 रुपए का उसे क्या हुआ फायदा हो गया। ठीक है भाई, कितने का हो गया 1920 रुपए का लाभ हो गया। अब अगर परसेंट प्रॉफिट की बात करें तो 1920 × 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 38,400, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है भाई, और यहां से बात करते हैं
3820 की, तो 3 6 18 और 8 3 24, तो यहां से इसे 4 से ही काट लीजिए, तो 4 चौके 16, बचेगी 3 4 अट्ठे 32, 480, और ये 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, या 4 नाम 36, सॉरी 4 नाम 36, 4 छिंग 24, तो इसे 48 से काट लीजिए, ये कितने बार, 48 से 10 बार, और ये 48 दूनी 96, और 2 से कितने बार कटेगा, 5 बार। तो यहां से जो उसे परसेंट लाभ होने वाला है वह कितना होने वाला है, 5%। ठीक है भाई, तो 40,000 रुपए का ए ने खरीदा था कंप्यूटर, 4% की हानि पे बी को बेचा गया, तो 40,000 का 4% होता है 1600 रुपए, 38,400 में बिकेगा, और बी ने सी को 40,320 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 1920 का, तो 1920 गुणा 100 बटे 38,400, तो 38,400 का 1920 कितने परसेंट होने वाला है, 5%। ठीक है भाई, तो 5% इसका करेक्ट आंसर है, 5% इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात क्या है। तो ये रिजल्ट सब जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 2160 बराबर एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 6 से कितने बार कटेगा, तो 36 छिक्के 216 360 बार, तो यहां से जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा, 360। तो पूछा गया है एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, क्या पूछा गया है, एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात। तो एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 360, तो 6 से ये 6 बार 60 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1:60, तो 1:60 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो 1:60 इसका करेक्ट आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल होता है मासा गुणा लासा के, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 2160, तो 2160 बराबर क्या हो जाएगा, मासा 6 और लासा ज्ञात कर लेंगे यहां से, तो 6 से कट जाएगा 36 360 बार, तो एलसीएम कितना आ गया 360। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो बनेगा, एचसीएफ और एलसीएम का वह कितना बनेगा, 1:60 बनेगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 1,000 रुपए का 8% की दो उत्तरोत्तर कटौतियां और 16% की एकल कटौती के बीच अंतर। अगर भाई 8% की दो उत्तरोत्तर छूट दी जाएंगी, तो यहां उत्तरोत्तर छूट के लिए जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, x + y + xy/100। तो ये होती है एकल छूट के बराबर। तो यहां जो छूट मिलेगी वह कितनी मिलेगी, दोनों ही 8% है, तो 8 + 8 + 8 अट्ठे 64 बटे 100, तो ये हो जाएगा 100 से पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां 100 हटा दीजिए, पॉइंट को यहां ले आएंगे, तो ये होने वाली है 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16.64%। तो जो 8% के जो उत्तरोत्तर छूट है उनके जो इक्विवेलेंट छूट होगी वह कितनी होगी, 16.64%। ठीक है भाई, और एकल छूट एक दी है 16%, तो इन दोनों की जो छूटों में अंतर रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 0.64% का। अब यही देख लीजिए कि 1,000 रुपए का क्या निकालना है, 0.64%। तो 1,000 रुपए का 0.64% हटाओगे, नीचे कितना आएगा भाई, 100 आएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है भाई, और इस गुणा से ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, तो 6.4, इसका मतलब 6 रुपए 40 पैसे कितना आएगा भाई, 6 रुपए 40 पैसे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आप समझ पाए होंगे यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया, तो दो छूटें जब भी दी हो तो x + y + xy/100। तो यहाँ हमने 8% की दो जो उत्तरोत्तर छूट दे रखी थी उसके समतुल्य छूट निकाली, एकल छूट निकाली, वह कितनी निकली, 16.64%। ठीक है भाई, और एकल छूट क्या थी, 16%। इन दोनों की कटौती के बीच अंतर, तो भाई परसेंटेज में अंतर कितने का आया, 0.64%। तो 1,000 रुपए का 0.64% निकालेंगे तो यहां से कितना होगा, 6.4, मतलब 6 रुपए 40 पैसे। ठीक है, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसी गांव की 5,000 की आबादी में पुरुष कितने हैं भाई? 10% और महिलाएं कितनी है? 15%। ठीक है, सॉरी, एक गांव की 5,000 की आबादी में पुरुष 10% बने। पुरुष कितना बढ़े? 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़े। कितनी बढ़े? 15% बढ़े। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में महिलाओं की आबादी कितनी है? ठीक है भाई, तो गांव की जो जनसंख्या थी वह कितनी है भाई? 5,000। कितनी है? 5,000। इसमें जो मेल है वह कितना? 10% की रेट से बढ़ते हैं और फीमेल 15% की रेट की। तो 15% को हम ब्रेक करके कितने में लिख लेंगे? 10% प्लस 5%। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखते हैं कि अगर हम ये मान के चलें, अगर महिला और पुरुष दोनों एक ही दर से बढ़े, दोनों ही अलग अलग वृद्धि ना होकर के हम मान लेते हैं कि दोनों ही अगर 10% की दर से वृद्धि हो दोनों में, महिला और पुरुष में, तो पूरी जनसंख्या भाई कितने परसेंट बढ़ेगी? 10%। फिर तो ये बात अलग अलग बोलनी नहीं पड़ेगी, हम यही बात बोल देंगे कि पूरी जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई? 10% बढ़ गई। तो जब भाई 10% की अगर हम मान लें कि महिला और पुरुष दोनों 10% की रेट से बढ़ते हैं, तो 10% इसका कितना हो जाएगा? एक जीरो दबा लो, 500। कितना हो जाएगा? 500। इसका मतलब जनसंख्या कितनी हो जानी चाहिए? 5500 हो जानी चाहिए। बट यहां पे जनसंख्या कितनी हो गई है? 5600। तो 5600 अगर ये जनसंख्या हो गई, तो 5600 अगर ये जनसंख्या हो गई, इसका मतलब 100 जो लोग हैं वह एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। 100 लोग एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। ये किस वजह से एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं? अगर ये दोनों 10% की रेट से बढ़ते तो जनसंख्या 5500 हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या 100 एक्स्ट्रा किस बात के बढ़ रहे हैं? जनसंख्या तो 5600 हो गई थी। तो भैया यहां से जो 100 बढ़े हैं वह किस बात से बढ़े हैं? कि महिलाएं 5% क्या बढ़ती हैं? एक्स्ट्रा बढ़ती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं 5% एक्स्ट्रा बढ़ती हैं। तो इस 5% की वजह से भाई 100 का अंतर आ गया। तो 5% के बराबर 100। ठीक है, तो 5% के बराबर 100, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 और 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000। तो यहां पे जो फीमेल होंगी, महिलाएं होंगी, तो महिलाएं कितनी होंगी? 2000। कितनी होंगी? 2000। ठीक है भाई, तो एक तो ये तरीका है कि हम इस तरीके को क्या करें? फॉलो करें। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि पुरुष कितने, मेल जो बढ़ रहे हैं वह कितने परसेंट की रेट से बढ़ रहे हैं? 10% की दर से। ठीक है भाई, और जो फीमेल बढ़ रही है वह कितने परसेंट की रेट से? 15% की। लेकिन अगर हम जो ओवरऑल वृद्धि देखें, तो ओवरऑल वृद्धि कितने की हुई है? जनसंख्या में 600 की हुई है। कितने की हुई है? 600 की। तो अगर 600 की बात करें, 600 5000 का कितने परसेंट है? तो परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर लिया भाई, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 5 से कितने बार भाई? 20। 5 से 50 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो 6 दूनी 12%। तो अगर हम ओवरऑल जनसंख्या को देखें तो कितनी बढ़ रही है? 12%। तो मेल बढ़ते हैं 10% की रेट से, फीमेल बढ़ती हैं 15% की रेट से, और पूरी जनसंख्या बढ़ी है 12%। तो 12% हमने क्या लगा लिया भाई? बीच में, और एलिगेशन यूज कर लिया। तो भाई 12 में से 10 को माइनस करोगे यहां 2, और यहां 15 में से 12 माइनस होगा तो 3। तो इसका मतलब जो महिला पुरुष की जनसंख्या का अनुपात है वह कितना है? 3:2। तो 3:2 में अगर 5000 को बांटेंगे तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5000। कितनी हो जाएगी? 5000। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो पूछी गई है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000। कितनी हो जाएगी? 2000। और पुरुषों की संख्या यहां से हो जाएगी 3000। तो क्वेश्चन में पूछा गया महिलाओं की आबादी कितनी है? क्या पूछा गया? महिलाओं की आबादी कितनी है? तो महिलाओं की आबादी कितनी आ जाएगी? 2000। तो 2000 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, दोनों ही तरीकों में से जो आपको बेटर लगे उसे फॉलो कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, भाई रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 10% की। और 10% की वृद्धि करने का मतलब इसकी भिन्न बनती है 1/10। तो रेडियस को क्या कर दिया? 10 से कितना कर दिया? 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 11।
तो रेडियस अगर 10 से 11 हो गई तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो एरिया भाई किस बात पे डिपेंड करता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई कांस्टेंट हो गया, त्रिज्या के वर्ग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? त्रिज्या के वर्ग पे। तो भाई यहां से एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? त्रिज्या का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 से कितना हो जाएगा? 121। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 21% की, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी है, 100 पे ही हम निकालते हैं। तो 100 से कितना बढ़ गया भाई? 21। तो 100 से जितना होता है ज्यादा वही परसेंट होता है भाई, क्योंकि 100 पे ही तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो 100 से कितना बढ़ गया? 21 बढ़ गया। तो 21% की क्षेत्रफल में क्या होने वाली है? वृद्धि होने वाली है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। त्रिज्या में 10% की वृद्धि, मतलब 10 से कितनी हो गई? 11। तो क्षेत्रफल डिपेंड करता है त्रिज्या के वर्ग पे, तो दोनों का वर्ग किया तो 100 से कितनी हो गई भाई? क्षेत्रफल 121 हो गया। तो 21% की इसमें वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ठोस गोलार्ध के आयतन का संख्यात्मक रूप से, ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो भाई बात की गई है कि कोई गोलार्ध है। क्या है भाई? गोलार्ध। क्या है? गोलार्ध। तो हेमीस्फेयर। क्या है? हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर के बारे में बात की गई है कि उसके आयतन का जो संख्यात्मक मान है, जो आयतन का संख्यात्मक मान, आयतन कितना होता है भाई? 2/3 पाई आर क्यू, और बराबर है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय कितना होता है भाई? 3 पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, और पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर से पावर कैंसिल हो गई। तो आर बराबर, ये कहां जाएगा भाई? 3 गुणा में जाएगा, तो 3 त्रिका 9, और 2 कहां चला जाएगा? भाग में। तो यहां से जो रेडियस रहने वाली है वह कितनी? 4.5 सेंटीमीटर। तो उस गोलार्ध की जो रेडियस बनेगी, रेडियस वो कितनी रह जाएगी? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया गया? हेमीस्फेयर को के जो वॉल्यूम है उसका बराबर कर दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो हेमीस्फेयर का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो 2/3 पाई आर क्यू बराबर कर दिया उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। काट पीट कर ली तो आर की वैल्यू कितनी आई? 9/2, मतलब 4.5। तो 4.5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, ये मैंने कल वाली भी प्रैक्टिस सेट में ऐसा सवाल कराया था। तो क्या कहा गया है? n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 2 गुना है। तो n का मान, मतलब संख्याओं का मान कितना होगा भाई? n का मान क्या होगा, मतलब उसकी भुजाओं की संख्या है वह कितनी होगी? तो भाई आंतरिक कोण थीटा जो इंटीरियर है और थीटा एक्सटीरियर, अंतः कोण और बाह्य कोण की बात हुई है। तो क्या कहा गया है? अंतर कोण बाह्य कोण का 2 गुना है। इसका मतलब दोनों में जो रेशियो ये 1 है, तो ये क्या है? 2। दोनों का जो अनुपात है वह कितना है? 2:1। और मैंने कल क्या बताया था आपको? ये बताया था कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 3 रेशियो के बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो यहां से बाह्य कोण कितना निकलेगा? 60 डिग्री, क्योंकि हमें बाह्य कोण का ही जरूरत होती है। तो भाई भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटे थीटा एक्सटीरियर बाह्य कोण, मतलब 360 बटे 60। तो 60 से कितने बार? 6 बार। तो यहां पे जो बहुभुज है वह कितनी भुजाओं वाला होने वाला है? 6 भुजाओं वाला। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45 और 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त होते हैं? तो देखिए भाई, कितने कितने से विभाजित किया गया है? 35, 45 तथा 55 से। और शेषफल कितने बचते हैं? 18, 28 और 38।
तो यहां अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो यहां भी कितना बचेगा 17, यहां भी 17 और यहां भी 17। तो यदि डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो संख्याएं दी गई जाती हैं उनके एलसीएम में से डिफरेंस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये इसका कंसेप्ट है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो जिन संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है सबसे छोटी के लिए एलसीएम लेंगे, तो सेम डिफरेंस की कंडीशन में एलसीएम में से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम भाई कितना आएगा, तो इनके फैक्टर करते हैं तो ये 7 पंजे 35 और ये 9 पंजे 45 और ये हो जाएगा 11 पंजे 55। तो सब में 5 कॉमन है, तो एक तो 5 आ गया, गुणा 7 9 और 11, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा 11 9 99। ठीक है, 99 सत्ते, तो 99 का मतलब 100 सत्ते 700, 700 में से 7 कम कर देंगे तो 693। तो 693 पंजे कितना होगा भाई, तो यहां से जो एलसीएम निकलेगा, 5 या 15 की 5 हासिल 1, 5 9 45 और 1 46 की 6 हासिल 4, 5 6 के 30 और 4 34। तो यहां से जो एलसीएम निकलेगा वह कितना निकलेगा, 3465। और उसमें से डिफरेंस को माइनस करना है तो 17 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां से रह जाएगा 15 में से 7 गई 8 बची, यहाँ 5 में से 1 गई 4 और यहां रह जाएगा 3448। तो 3448 इसका करेक्ट आंसर है। तो आप समझ पाए होंगे इस बात को। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए और उनका अंतर क्या हो, सेम हो, तो एलसीएम में से क्या माइनस कर देंगे, डिफरेंस। तो एलसीएम कितना आएगा 3465 और 3465 में से जब हम 17 माइनस करेंगे तो यहां जो आंसर बनेगा वह 3448। तो 3448 ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नल ए टंकी को 8 घंटे में भर देगा। भाई ए भर रहा है 8 घंटे में और दूसरा नल इसे 6 घंटे में, मतलब बी की बात करें तो 6 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। तो इसकी क्षमता क्या है, 8 तिया 24। ये हर मिनट कितना पानी डालेगा भाई, 3 यूनिट, 3 लीटर पानी डालेगा और ये 6 चौके 24, ये कितना बढ़ेगा भाई, 4 लीटर पानी। अब क्या कहा गया है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद ए को बंद किया गया। भाई 2 घंटे में ये कितना पानी भर देंगे, 1 घंटे में अगर दोनों नल मिल जाएंगे तो टंकी में 7 लीटर पानी जाएगा। कितना जाएगा, 7 लीटर। तो 2 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 7 दूनी 14। तो 14 लीटर मान लीजिए टंकी में पानी चला गया। तो 14 लीटर जब चला गया तो बचा कितना भाई, 10। अब टंकी में कितना पानी आना है, 10 लीटर। तो 10 लीटर, टंकी का नल कौन सा बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया। तो भाई कौन भरेगा, बी। और बी 10 लीटर पानी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 लीटर पानी डालना है टंकी में और उसकी क्षमता कितनी है, 4 लीटर। तो 4 से भाग दोगे तो ये 2 बार और ये 5 बार। ठीक है भाई, तो 2 का भाग 5 में दोगे तो 2.5। तो यहां पे कितना जो टाइम लगने वाला है, 2.5 घंटे। कितना टाइम लगेगा भाई, 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, एक बार फिर समझ लीजिए, ए नल इसे 8 घंटे में भरता है और बी नल 6 घंटे में। तो हमने मान ली 24 लीटर की पूरी टंकी है एलसीएम लेके। तो भाई ए पर मिनट कितना, पर घंटे कितना पानी डालेगा, 3 लीटर पानी डालेगा। और बी यहां से 6 चौक 24, 4 लीटर पर घंटे पानी डालेगा। तो दोनों जब नल एक साथ चालू किए जाएंगे, 3 और 4 7 लीटर पानी डालेंगे 1 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना पानी डालेंगे, 7 दूनी 14। तो 14 लीटर पानी टंकी में चला गया, बचा कितना है, 10। अब 10 बचा है और बंद किसको कर दिया, ए नल को। ए नल को बंद कर दिया तो दूसरा नल बी। अब बी 10 लीटर पानी को भरना है और उसकी क्षमता क्या है, 4 लीटर भरता है भाई 1 घंटे में। तो 4 का भाग दे देंगे तो 2.5 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट ये डबल टाइप हो गया है, तो वही क्वेश्चन है। तो भाई आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।